किसान भाइयों नमस्ते। मैं आपका शुभचिंतक अमोल पाटिल और आज के YouTube लाइव में, Facebook लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है वो बहुत ही हटके है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ और जो टॉपिक मैंने आज चुना है माइक्रोन्यूट्रन के बारे में सब कुछ यानी माइक्रोन्यूट्रन का यूज़ कैसे करना चाहिए, कितना डोज लेना चाहिए, किसके साथ मिलाना चाहिए, मिलाते समय क्या दिक्कत आ सकती है, उसकी क्वालिटी हम कैसे पहचानें। सबसे मेन टॉपिक तो यही है कि सभी कंपनियां बोलती है कि हमारा अच्छा है, हमारा बेस्ट है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है। तो फिर पहचाने कैसे कि किसका बेटर है, किसका बढ़िया है, किसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं और बहुत सारे प्रयोग के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सारे माइक्रोन्यूट्रंट्स हम कब कब यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम है अमोल पाटिल और आज की इस लाइव में अगर आप साथ में एक डायरी पेन रखेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। बहुत से लोग हैं जो कमेंट्स बॉक्स में हमें सवाल पूछते हैं। आपका भी कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले 30 से 40 मिनट अगर आप शांति से ये सारा प्रोग्राम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रोन्यूट्रन के बारे में आज आप बहुत कुछ जानेंगे। और जो माइक्रोन्यूट्रन में हमसे अनजाने में गलती हो जाती है एप्लीकेशन करते समय, स्प्रे करते समय, जमीन में डालते समय, तो वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे और उससे हमारा खर्चा भी बचेगा और फसल की जो ग्रोथ है या फसल का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो इसके लिए हमें ध्यान से अगले 30 से 40 मिनट देखना है। आपके एरिया में अगर आप वेजिटेबल क्रॉप बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, जैसे अनार है, अमरूद है, केला है, तो वहाँ पे माइक्रोन्यूट्रन का इस्तेमाल बहुत होता है। मिर्च का एरिया है, हल्दी का है, अदरक है, टोमेटो है, वहाँ पे माइक्रोन्यूट्रन का यूज़ कंटिन्यू होता है। लंबी अवधि वाले जो फसल है जैसे गन्ना है, केला है, ऐसे फसलों में भी माइक्रोन्यूट्रन का इस्तेमाल काफ़ी तरीके से होता है। तो इन सारी क्रॉप्स में, सारी फसलों में जब भी हम माइक्रोन्यूट्रन का यूज़ करेंगे, आज के वीडियो के बाद, आज के लाइव के बाद, मुझे नहीं लगता है कि आप माइक्रोन्यूट्रन के बारे में कुछ गलत क्वांटिटी या गलत प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत। अगला जो 30 से 40 मिनट का समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप पहली बार अगर मेरा ये सेशन, लाइव सेशन देख रहे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पे आपको ये सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पोषक तत्व होते हैं, टोटल जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये न्यूट्रिएंट फसल को कितने लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मात्रा में लगते हैं और जिनके लिए हमें कभी भी पैसे नहीं देने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो हमें वातावरण से पूरी तरह से फसल को फ्री में मिल जाते हैं। जिस दिन इसको खरीदना पड़ेगा उस दिन खेती लगभग बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आते हैं मुख्य पोषक तत्व, हम जिसे कहते हैं मेन न्यूट्रिएंट, जिसको हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जैसे 10-26-26 खाद लिया तो 10% नाइट्रोजन मिल जाएगा, फिर फास्फोरस 26% मिल जाएगा, फिर पोटेशियम 26% मिल जाएगा। स्ट्रेट फर्टिलाइजर भी है, यानी कुछ खाद ऐसे जिसमें एक ही न्यूट्रिएंट मिलेगा, कुछ खाद ऐसे जिसमें नाइट्रोजन और पोटैश मिलेगा, कुछ खाद ऐसे जिसमें पोटैश और फास्फोरस मिलेगा, कुछ खाद ऐसे जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मिलेंगे। तो अलग अलग जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, मेन न्यूट्रिएंट के बाद, इसके बाद जो लगते हैं वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी है और इसको जो नया नैनो फॉर्मेट में जब हम डालते, चिलेटेड फॉर्मेट में जब देते, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आगे आपको समझाऊंगा। और ये आते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे बोरॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, फेरस हो गया, मैंगनीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, निकेल हो गया, जिंक हो गया। ये जो 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सीएल अभी इसमें सिलिका भी अभी ऐड हुआ है, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व हर फसल को लगते हैं। इसकी मात्रा जो है वो क्विंटल में लगती है, ठीक है।
इसकी मात्रा जो है वो किलोग्राम में लगती है और इसकी मात्रा जो है वो पीपीएम में लगती है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन यानी 10 लाख और 10 लाख का एक हिस्सा, यानी आप किसी चीज के 10 लाख टुकड़े करेंगे, उसमें से एक टुकड़ा यानी हो गया आपका 1 पीपीएम। और माइक्रोन्यूटन की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा से ज्यादा 500 से लेके 1000 पीपीएम प्रति एकड़ किसी भी फसल के लिए। लेकिन फिर हर माइक्रोन्यूटन में परसेंटेज अलग है, न्यूट्रिएंट्स अलग है, हर स्टेट की ग्रेड अलग है, कहीं सिंगल माइक्रोन्यूट्रन है, किसी का फॉर्मुलेशन अलग है, कोई सल्फेट फॉर्म में है, कोई क्लोराइड फॉर्म में है, कोई ऑक्साइड फॉर्म में है, कोई चिलेटेड में है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस माइक्रोन्यूट्रन के बारे में है। वो सारा कन्फ्यूजन मैं आज यहाँ पे आपके सामने दूर करने वाला हूँ। तो एक ABCD आपको माइक्रोन्यूट्रन की पता तो है सब लोगों के, लेकिन मैंने एक बार यहाँ पे आपकी रिवीजन करवा दी। अब माइक्रोन्यूट्रन में अमूमन क्या होता है? सबसे पहले माइक्रोन्यूट्रन की वजह से देखिए हर न्यूट्रिएंट जो है वो उत्पादन बढ़ाने में कुछ ना कुछ रोल अदा करता है। जैसे माइक्रोन्यूट्रन से सबसे पहले अगर किसी चीज का नुकसान होता है तो वो होता है क्वालिटी, गुणवत्ता जो है, गुणवत्ता वहां पे खराब हो जाएगी अगर माइक्रोन्यूट्रन कमी है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम की डिफिशियंसी से, कैल्शियम और बोरॉन की डिफिशियंसी से क्रैकिंग हो गया। यहाँ पे आप अगर देखेंगे जिंक और फेरस की कमतरता से यहाँ पे पत्ते जो है वो पीले पड़ गए। तो नेचुरली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ये फैक्ट्री बंद है। ये जो पत्ते हैं यहाँ पे अभी जो ऊर्जा बननी चाहिए वो ऊर्जा बनना बंद है, तो पैदावार कम हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे जिंक की डिफिशियंसी है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, ऊर्जा कम बनेगी, पैदावार कम होगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे कैल्शियम और बोरॉन की डिफिशियंसी। तो सबसे पहले कभी भी माइक्रोन्यूट्रन जब फसल में कम गिरता है या डिफिशियंसी उसकी होती है तो फोटोसिंथेसिस जो है, ऊर्जा बनाने की जो प्रोसेस है, ऊर्जा या फिर आप कह सकते हैं फसल का खाद, वो रुक जाता है। फसल का अन्न बनना रुक जाता है। ये रुक गया कि जो फूल आने वाले हैं, फल आने वाले हैं, वो कम हो जाएंगे, या फिर अगर वो आए तो डैमेज, टेढ़े मेढ़े या कम वेट वाले, कम कलर वाले, या जो दिखने में अच्छे नहीं है या मार्केट में आप बेचने जाएंगे तो लोग लेंगे नहीं, इस तरीके से पैदावार आपको मिलेगी। ये दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सही समय और सही मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल। सही समय में, जैसे मान लीजिए ये समय है, ये दिखने से पहले ही माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज इस फसल में हो जाना चाहिए। मक्के में जिंक की कमी आने से पहले ही यूज होना चाहिए। हल्दी में जिंक, फेरस की डिफिशियंसी हल्दी और अदरक में बहुत ज्यादा आती है, वहां यूज होना चाहिए। गन्ने में अगर रटून गन्ना है, पहला वाले में थोड़ी फेरस की डिफिशियंसी कम दिखेगी, लेकिन रटून में फेरस की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा दिखेगी। फ्रूट जब 100-150 ग्राम का हो जाए, तरबूजे में, खरबूजे में, अनार में, मौसम्बी में, संतरे में, उसी समय केले में अगर कैल्शियम और बोरॉन की सही मात्रा दी जाए तो ये समस्या नहीं आएगी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के एक प्रातिनिधिक स्वरूप में कुछ पिक्चर्स मैंने यहां दिखाने की कोशिश की है। और ये अगर आपके खेत में ना हो, इसके लिए एक ही उपाय योजना है कि सही समय पे सही मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल होना चाहिए। और एक लाइन अगर मैं इसमें जोड़ दूं, सही क्वालिटी का माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी भी प्रोडक्ट को नाम मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें ऐसी क्या खूबी है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जो शायद बहुत कम प्रोडक्ट्स में होगी या होगी भी नहीं। इसीलिए अच्छे प्रोडक्ट का सिलेक्शन, माइक्रोन्यूट्रिएंट का सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा अगर एक संक्षिप्त में सारे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी अगर मैं समझ लूँ, जैसे कैल्शियम की डिफिशियंसी से पत्ते जो है उल्टे होना, यानी ऊपर की तरफ सिकुड़ना, उसकी
वाटी बन जाना, द्रोण बन जाना। फेरस की डिफिशियंसी में पूरे पत्ते जो है पीले हो जाना। हल्दी, अदरक, गन्ना, इस क्रॉप में फेरस की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा दिखती है। धान में फेरस की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा। अमरूद में सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी फेरस में, अमरूद में आपको दिखाई देगी। बोरॉन डिफिशियंसी, बोरॉन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पत्ता जो है छोटा हो जाता है और पत्ते की जो स्किन है वो सिकुड़ जाती है, यानी छोटे छोटे उस पे जैसे फोड़ आते हैं उस तरीके से पत्ता शॉर्ट हो जाता है। मैंगनीज डिफिशियंसी में पर्पल कलर का या ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का पत्ता हो जाएगा। सल्फर डिफिशियंसी पूरा एम्प्टी पत्ता दिखेगा, शिराए भी नहीं दिखेंगे। सल्फर डिफिशियंसी, यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर डिफिशियंसी। जिंक की डिफिशियंसी, जो कोशिकाएं हैं यानी जो वेन्स है, रस वाहिनी जो है वो ग्रीन दिखेगी लेकिन पत्ता पीला दिखेगा। फेरस में दोनों आपको पीले दिखेंगे, तो ये डिफिशियंसी है। फास्फोरस डिफिशियंसी, मक्के में आप शुरू के दिनों में अगर देखेंगे पूरा पर्पल कलर का, ब्राउन कलर का पत्ता आपको दिखेगा, पत्ते छोटे हो जाएंगे और ब्राउन कलर के दिखेंगे, तो वो आपको फास्फोरस डिफिशियंसी दिखेगी। पोटैश की डिफिशियंसी, जिसमें पत्ते की चारों साइड जो है वो पीली दिखेंगी और पत्ते की साइज छोटी दिखेगी। नाइट्रोजन डिफिशियंसी में पत्ता पीला, ग्रोथ कम, पत्ते की साइज कम, ये आपको दिखेगा। और मोलिब्डेनम में आपको पत्ते पे पीले ब्राउन कलर के धब्बे आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से हर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए जिंक और फेरस की डिफिशियंसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉइल में जिंक और फेरस कम है। सॉइल में होकर भी वो अपटेक नहीं हो रहा है फास्फोरस ज़्यादा होने की वजह से, या फिर अगर आप जिंक और फेरस का ज़्यादा एप्लीकेशन कर देंगे तो फास्फोरस डिफिशिएट हो जाएगा, क्योंकि जिंक और फास्फोरस एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाएंगे। जब तक दोनों नहीं निकलेंगे डिफिशियंसी दोनों की दिखेगी। तो ऐसे समय पे हम फॉलियर एप्लीकेशन यानी स्प्रे से अगर हम माइक्रोन्यूट्रन को इस्तेमाल करेंगे तो काफी सारी डिफिशियंसी जो है, कमतरता जो है, वो हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 1000 से लेके 1500 ppm तक अगर हम स्प्रे से इस्तेमाल करेंगे तो माइक्रोन्यूट्रन की डिफिशियंसी लगभग दूर हो जाती है। हर बार जरूरी नहीं कि आपको सॉइल से ही माइक्रोन्यूट्रन देना पड़े। तो माइक्रोन्यूट्रन की डिफिशियंसी हमने देखी। अब माइक्रोन्यूट्रन के जितने कुछ प्रकार हैं, सारे प्रकार के बारे में, जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास है, इनके बारे में मैं आपको अभी कुछ दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम। अब जैसे मैं अगर थोड़ा सा एक एक प्रोडक्ट से आपको बताऊं, जैसे माइक्रोडिल ग्रेड 1, ये है सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गई सॉइल एप्लीकेशन की ग्रेड, जो हमें बेसल के बाद या सॉइल में बेड बनाते समय डालना है। सॉइल एप्लीकेशन, ये हर स्टेट की अलग अलग ग्रेड होती है, जिसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, फेरस है, मैंगनीज है, बोरॉन है, सारा कुछ है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जाऊं माइक्रोडिल डीएफ यानी ड्रिप वाला जो फर्टिलाइजर है, जो आपको लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी आता है और ग्रैन्युअल फॉर्मुलेशन में भी आता है, यानी पाउडर फॉर्मुलेशन में भी आता है। डीएफ फॉर्मुलेशन है जो 100% सोल्यूबल है, जिसको आप ड्रिप से चला सकते हैं। उसके बाद हर स्टेट की अलग अलग ग्रेड है, जिसको मैंने अभी कहा। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिसमें अभी एक सिंगल न्यूट्रिएंट रहेगा, या एक से 2 न्यूट्रिएंट रहेंगे, या 3 न्यूट्रिएंट रहेंगे, जिनका कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे ये जेब्रॉन नाम से प्रोडक्ट है, जिसमें जिंक और बोरॉन का कॉम्बिनेशन है। इसमें जिंक आपको मिलेगा 3%, बोरॉन आपको मिलेगा 5%। शायद यहाँ पे ये होगा, ये वाला जिंक और बोरॉन। अब जिंक और बोरॉन की कमी कहाँ आएगी, कैसे आएगी, उसके लिए मैं आगे आपसे बात करूंगा। कॉटन, ये स्पेशल कॉटन की ग्रेड है, जिसमें जिंक आपको 5% मिलेगा, फेरस आपको 2.5% मिलेगा और बोरॉन आपको 0.5% मिलेगा। सबसे मेन जो मिक्स ग्रेड है, यानी जो पूरे भारत में हर स्टेट में चलती है, लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें आपको लगभग जो 6 तत्व है यहाँ पे आपको दिखेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। जैसे फेरस
इसमें आपको मिल रहा है, मैंगनीज आपको इसमें मिल रहा है, जिंक आपको इसमें मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, मॉलिब्डेनम मिल रहा है और बोरॉन मिल रहा है। तो लगभग जो 5-6 मूल तत्व है वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। माइक्रोडील परफेक्ट, इसमें आपको जिंक 3%, कॉपर 1%, फेरस 2.5%, मैंगनीज 1%, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, ये भी मिक्स ग्रेड है लिक्विड, जो फसल में आप स्प्रे के द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल के साथ स्प्रे करके फसल की सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी दूर कर सकते हैं। अब आता है चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है लेकिन फॉर्मुलेशन थोड़ा सा अलग है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझा दूं। देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट के 2-3 फॉर्म है जो मार्केट में मिलते हैं, जिसको आप स्ट्रेट माइक्रोन्यूट्रिएंट कह सकते हैं या फिर सल्फेट फॉर्म कह सकते हैं, सल्फेट। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूं जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। दूसरा फॉर्म आता है एक जिसको हम बोलते हैं EDTA। बहुत से लोग EDTA क्या है इसको समझने में थोड़ा सा या समझाने में कमी उनमें मैं देखता हूं। EDTA का मतलब हो गया, ये शब्द एक है इथिल डी अमाइन मैं यहां लिखता हूं इथिल डी अमाइन टेट्रा एसेटिक एसिड, ये एक ही वर्ड है और इसमें से EDTA इसका संक्षिप्त निकाल के ये EDTA शॉर्ट फॉर्मुलेशन में बोलते हैं। EDTA का मतलब ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है EDTA फॉर्मुलेशन में, ये मैग्नीशियम बेस है, इसमें से भी एकदम प्रोटीन चिलेटेड जिसको हम बोलते हैं एकदम हाई लेवल का EDTA सेगमेंट में माइक्रोडील गोल्ड, इसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। EDTA मतलब एक ऐसा आम्ल जो हर माइक्रोन्यूट्रिएंट के कंपाउंड को जिस आम्ल ने कोट किया है, जिस एसिड ने कोट किया है, जब भी ये पत्ते पे जाएगा तो उसका जो यूज है यानी उसकी जो इफिशियंसी है पत्ते में स्टोमाटो के द्वारा अंदर घुसना, वो इफिशियंसी बहुत ज्यादा होगी। EDTA सेगमेंट अगर जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट हम यूज कर रहे हैं बड़ी क्वांटिटी में, मान लीजिए 5 किलो जिंक सल्फेट हम दे रहे हैं या 10 किलो फेरस सल्फेट हम दे रहे हैं, तो उससे 250 से 500 ग्राम में आप उतनी ही न्यूट्रिएंट की कमी इस माध्यम से कंप्लीट कर सकते, इसीलिए EDTA कॉस्टली है। तीसरा इसमें आता है, जैसे चिलेट्स में हम बोलते हैं ऑक्साइड फॉर्म, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, और इससे भी सुपर एक फॉर्म आता है जिसको एड्डा हम कहते हैं, सुपर फॉर्म। मैं उसके बारे में एकदम संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए फेरस सल्फेट, ठीक है। अब यहां पे देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम अच्छा समझे, जिसमें परसेंटेज ज्यादा है उसको अच्छा समझे या जिसका फॉर्म अच्छा है उसको अच्छा समझे। जैसे मैं फेरस सल्फेट अगर लूं तो फेरस सल्फेट में 19% फेरस है, ठीक है। अगर मैं फेरस EDTA किसी भी कंपनी का मैं लूं तो इसमें 12% फेरस है, और अगर मैं एड्डा फेरस लूं तो इसमें 6% फेरस है। अब 19% बेटर है या 12% बेटर है या 6% बेटर है, ये अगर किसी सादे किसान को पूछा जाए कि भाई इसमें 20% है, इसमें 12%, इसमें 6% है, तो कौन सा अच्छा है, वो बोलेगा जो ज्यादा वाला है वो अच्छा। लेकिन ये जो फॉर्म है ये 19% से भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसकी इफिकेसी ज्यादा होगी,
इसका एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा, फसल को मिलने की मात्रा ज़्यादा होगी और ये कॉस्टली भी होगा। तो एक लॉजिक यहाँ पे ये है कि सिर्फ परसेंटेज ज़्यादा या कम से अच्छा या बुरा हम नहीं तय कर सकते, फॉर्म कौन सा है उससे तय करेंगे। दूसरा और एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे जिंक सल्फेट, अगर मैं जिंक सल्फेट किसी भी कंपनी का लूं तो 21% वाला मुझे मिलेगा जो खाद के साथ डालना है, शायद यहां पे होगा। ये देखिए, ये जिंक सल्फेट है, ठीक है, इसमें आपको जिंक की मात्रा मिलेगी 21% मिनिमम। अगर मैं जिंक EDTA यूज करूं, EDTA, तो मुझे उसमें मिलेगा 12%, ठीक है। जैसे मैं ये वाला जिंक, आपको यहां पे चिलेटेड जिंक मिलेगा 12%, ठीक है। अगर मैं जिंक ऑक्साइड यूज करूं तो जिसमें मुझे जिंक मिलेगा 39.5%, जैसे ये वाला हो गया, इसमें जिंक 39.5%। अब ये ऑक्साइड फॉर्म में, अब यहां पे आप अगर देखेंगे, इसमें है 21%, इसमें है 12% और इसमें है 39.5%, यानी लगभग 40%। अब यहां पे हमने देखा जो कम वाला था वो सबसे अच्छा है, यहां पे हम देखेंगे जो ज्यादा वाला है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसका फॉर्म सबसे सुपेरियर है। तो माइक्रोन्यूट्रन के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमेशा याद रखिए कि परसेंटेज कितना है, ये सभी समय या कई प्रोडक्ट के बारे में अच्छा है या बुरा है, ये डिपेंड होगा फॉर्म कौन सा है उसमें। तो हमने लगभग एक मोटा मोटी माइक्रोन्यूट्रन के जो स्वरूप होते, जो फॉर्म्स होते, उसके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप समझे होंगे। तो चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रन जो हमारे पास दो नाम से मिलता है, एक है माइक्रोडिल सुपर मिक्स और एक है माइक्रोडिल गोल्ड जो अमीनो चिलेटेड है। ये सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल है। मैं इसके बारे में कुछ आपको अभी दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, माइक्रोन्यूट्रंस के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त प्रयोग मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। अभी ये जो चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रन है गोल्ड नाम से, इसको मैं अभी फोड़ूंगा। माइक्रोन्यूट्रन में क्या होता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ पानी में अगर मिलाएंगे, पानी में मिलाने के बाद अगर उस पानी को हम थोड़ी देर के लिए स्टेबल कर देंगे, यानी ऐसे रख देंगे, तो धीरे धीरे जो माइक्रोन्यूट्रन है वो नीचे बैठता जाएगा, यानी पानी का जो लेयर है वो लेयर हमें अलग अलग दिखाई देगा। अब मैं इसमें माइक्रोन्यूट्रन ऐड करूंगा। आप थोड़ा सा ग्लास को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए। हाँ, मैं प्रोडक्ट डाल रहा हूं माइक्रोडिल गोल्ड, लगभग एक 5 ग्राम या 10 ग्राम मैंने इसमें डाला है, और बिल्कुल भी इसे घोलने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रन है, ऐसा आप मान के चलिए दोस्तों। इसका फॉर्म जो है वो इतना सुपर है कि आपको बिल्कुल भी इसे घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे अपने आप वो उसमें घुलता जा रहा है, ठीक है। कुछ ही सेकंड में पूरा पानी जो है, यानी नीचे तल तक आपको माइक्रोन्यूट्रन जाता हुआ नहीं दिखा है, वो पूरा उसमें घुल चुका है। ये दुनिया का, मैं कह सकता हूँ बहुत आत्मविश्वास के साथ कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का माइक्रोन्यूट्रन है। अब देखिए, मैंने इसको मिक्स नहीं किया है, मैंने इसको घोला नहीं है, मैंने इसको कुछ भी डिसॉल्व होने के लिए यानी घुलने के लिए मैंने कुछ भी मदद नहीं की। इसको मैं अभी अगले आधा घंटा, 1 घंटा या दिन भर भी मैं अगर इसको रखूं तो ये आपको ऐसे ही मिलेगा। ऐसे ही मतलब क्या कि पानी का जो पूरा लेयर है नीचे से लेके ऊपर तक, ये जो पूरा लेयर है ये आपको एक जैसा दिखेगा और कांच जैसा क्रिस्टल क्लीन आपको दिखेगा, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी, एक समानता इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये माइक्रोडिल गोल्ड जिसके बारे में मैं कह रहा था, इसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर यानी पर पंप 30 ग्राम या फिर 250 से 500 ग्राम प्रति एकड़ ड्रिप से चला दिया, काम खत्म। सारे माइक्रोन्यूट्रन की कमी इससे दूर हो जाएगी।
अब मैं अगले प्रोडक्ट के बारे में जाऊं उससे पहले और एक माइक्रोन्यूट्रन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट यहां पे करके दिखाना चाहता हूं। जैसे माइक्रोन्यूट्रन को उसकी जो क्वालिटी है उसको अगर आपको पहचानना हो तो दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि लैब में जाओ, लैब में टेस्टिंग को दो और इसमें जितने न्यूट्रिएंट लिखे हैं वो सारे न्यूट्रिएंट इसमें है कि नहीं है चेक करो, ये पहला। दूसरा, कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो बिना लैब में जाए सिर्फ देखने से या कुछ चीज हाथ में पकड़ने से, कहीं पे रखने से हमें पता चल जाएगा कि ये अलग है, ये हटके है। जैसे मैंने एक पहला एग्जांपल आपको दिया कि यूनिफॉर्मिटी, इसमें सेडिमेंटेशन नहीं होगा, कितना भी टाइम आप रखेंगे तो नीचे अलग, ये वाला सॉल्यूशन अलग, ये नहीं होगा। अब दूसरा मैं बताता हूं आपको, घनता से आप पता कर सकते हैं कि माइक्रोन्यूट्रन कितना प्योर है। घनता यानी कि ऐसी चीज कि आकार मान से उसका वजन डिफरेंट होगा, या फिर आकार मान कुछ भी हो, अगर वजन ज्यादा मिल रहा है, सेम आकार मान की दो चीजें हैं, एक का वजन कम है, एक का ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा है उसका घनता ज्यादा है। या फिर और आसान लैंग्वेज में, क्योंकि ये चीज अभी जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये अगर आपको समझ में आ गई घनता, तो आप माइक्रोन्यूट्रन में कभी भी फंसेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने ये रुई ले ली, इतनी रुई है, इसका वजन आएगा 10 ग्राम, ठीक है, ये क्या हो गई, रुई, कपास। और मैंने इतना ही पत्थर ले लिया, इसका वजन आएगा 250 ग्राम। दोनों का आकारमान सेम है, रुई इतना, पत्थर इतना, लेकिन इसका वजन नहीं है और इसका वजन है, यानी पत्थर की घनता ज्यादा है, इसमें कूट कूट के भरा है, बहुत कंप्रेस करके वो चीज भरी है। वैसे ही हर चीज की घनता से हम उसकी क्वालिटी पहचान सकते हैं। जैसे मैं अभी एक सिंपल प्रयोग आपको करके दिखाऊंगा। जैसे पानी है 1 लीटर पानी, इसका आकारमान तो हमें दिख रहा है कि ये एक बोतल में भरा हुआ है, इसका वजन कितना आएगा मैं यहाँ पे अगर अभी आपको करके दिखाऊंगा। 1 लीटर पानी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो 1035 ग्राम, यानी 1 लीटर पानी के बोतल का वजन ये लगभग 1 किलो के आसपास है। मतलब अगर मैं पानी कभी भी चेक करना चाहूँ, जस्ट बाहर जैसा दिख रहा है, अगर मुझे किसी 1 लीटर पानी के बोतल का वजन 500 ग्राम मिला, इसका मतलब उसमें दिक्कत है। या फिर उसका वजन मुझे 1200 ग्राम मिला तो उसमें दिक्कत है, क्योंकि नॉर्मल पानी, ये बिस्लरी का शुद्ध वाटर है, इसका वजन जो है वो 1 किलो है। वैसे माइक्रोन्यूट्रन में घनता जो है, जैसे मैं अभी आपको, ये लिक्विड माइक्रोन्यूट्रन है जो हर स्टेट की अलग अलग ग्रेड होती है, और इसमें लगभग सारे मॉलिक्यूल है जो मैंने आपको दिखाए थे, जिंक, फेरस है, बोरॉन है, कॉपर है, ठीक है। अब ये भी 1 लीटर है, इसकी भी बॉटल की जो मात्रा है वो मैं आपको मुझे दिखाना पड़ेगा। ये देखिए आप यहाँ पे, ये 1 लीटर का बॉटल है, नेट कंटेंट 1 लीटर, ठीक है, ये कुल मात्रा 1 लीटर। अब इसको जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो 1 लीटर का वजन आया 1428 ग्राम यानी कि जब मैंने पानी का वजन किया तो वो 1025 ग्राम आया। माइक्रोन्यूट्रन का जब मैं वेट करता हूं तो उसका वेट आया 1428 ग्राम, यानी इसकी घनता जो है पानी से ज्यादा है। और मैं अगर आपको समझाऊं, आप घर में अगर जो खाने वाला तेल है वो अगर आप लेंगे, 1 लीटर तेल का पाउच अगर आप लेंगे, बाल्टी भर पानी लीजिए और तेल उस पानी में डाल दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि पानी जो है पूरा बाल्टी के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि तेल जो है ये पानी से हल्का, लेकिन दिखने में तेल गाढ़ा दिखता है, बट वो पानी से हल्का, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि तेल की घनता पानी से कम है, माइक्रोन्यूट्रन की घनता पानी से ज्यादा है। अब चमत्कार आप और देखिए, ये मिक्स माइक्रोन्यूट्रन था, यानी इसमें 6 मॉलिक्यूल थे। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल वाला प्रोडक्ट अभी देखूं, जैसे ये एक प्रोडक्ट है बोरॉन, इसमें है बोरॉन इथेन अमाइन, इसमें भी सिंगल बोरॉन है, इसकी भी अगर मैं घनता चेक करूं तो 1532 ग्राम, यानी उसमें 6 मॉलिक्यूल थे। माइक्रोन्यूट्रन जो मैंने अभी आपको दिखाया, 6 मॉलिक्यूल का वजन 1428 ग्राम था, पानी का वजन 1025 ग्राम था, तेल का वजन और कम आएगा,
और इसमें दो मॉलिक्यूल है, सॉरी इसमें भी एक ही मॉलिक्यूल है बोरॉन, लेकिन उसकी घनता वो 6 मॉलिक्यूल से भी ज्यादा है। और अगर मैं किसी माइक्रोन्यूट्रेंट के बारे में बात करूं, जैसे ये माइक्रोन्यूट्रेंट है जिंक ऑक्साइड जो 39% है। अब यहां पे इसका अगर मैं वेट करूं तो इसका वजन है 1890 ग्राम, यानी लगभग 2 किलो के आसपास। इसमें सिंगल एक ही माइक्रोन्यूट्रेंट है, वो है जिंक ऑक्साइड। दोस्तों ये पूरे एक्सपेरिमेंट से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माइक्रोन्यूट्रेंट अगर प्योर हो तो उसकी घनता ज्यादा होती है, यानी उसका वजन जो है वो पानी से ज्यादा होता है। यहां पे और एक चीज आपको समझनी होगी, माइक्रोन्यूट्रेंट की घनता पानी से ज्यादा होती है, यानी कि अगर मैं किसी भी बैरल में जब भी माइक्रोन्यूट्रेंट डालूंगा, ये 200 लीटर का बैरल है, और जब भी मैं इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट डालूंगा तो माइक्रोन्यूट्रेंट का वजन, जैसे ये जिंक ऑक्साइड है, इसका वजन पानी से दुगना है, तो ये सीधा नीचे जाएगा, यहां तल पे बैठेगा। अगर मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से तो 2 मिनट के लिए वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन पूरा जिंक ऑक्साइड जो है वो नीचे के साइड में आएगा। और जैसे ही हम पंप में पानी भरते हैं, ये ऊपर वाला पानी, तो जिंक नीचे रहेगा और बाकी का पानी हम स्प्रे करेंगे। तो घनता समझना बहुत जरूरी है, प्योरिटी समझना बहुत जरूरी है। सही प्रोडक्ट की पहचान है कि भाई उसका वेट बहुत ज्यादा चाहिए। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आज हमने सीखा है कि अगर घनता ज्यादा है तो जब भी हम टंकी भरेंगे तो इस सॉल्यूशन को हमें भरने से पहले हर बार अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो माइक्रोन्यूट्रेंट पूरा नीचे रहेगा, जो पानी के बराबर घनता वाले प्रोडक्ट है वो पानी में मिक्स रहेंगे, और जो पानी की घनता से भी कम वाले मॉलिक्यूल है, कुछ फंगीसाइड हो सकते हैं जिनकी घनता कम है, तो वो ऊपर रहेंगे। यानी यहां पे 3 लेयर बनेंगे, 1, 2 और 3। ऊपर वाला पहले खेत के स्प्रे में चला जाएगा, दूसरा वाला मिड स्प्रे में चला जाएगा, और तीसरा वाला सिर्फ अंतिम जो लाइन है उसमें चला जाएगा। तो रिजल्ट डिफरेंस दिखेगा। तो हमने जिंक ऑक्साइड का देखा, बोरॉन का देखा, माइक्रोन्यूट्रेंट का देखा। और एक चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूंगा, तीसरी परीक्षा, पहली परीक्षा हमने क्या देखी कि उसका सेडिमेंटेशन नहीं होना चाहिए। अभी भी मैंने ग्लास को हिलाया नहीं है, किसी भी माध्यम से उसको मिक्स किया नहीं है। पहली परीक्षा कि जो डिसॉल्व होने की प्रक्रिया यानी घुलने की प्रक्रिया है, पानी में घुसने की प्रक्रिया है, वो उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा हमने देखा घनता, अलग अलग घनता है हर मॉलिक्यूल की, तो घनता के हिसाब से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पहचान सकते हैं। स्प्रे करते समय हमें बैरल को कंटिन्यू मिक्स करते रहना होगा। अब तीसरा और सबसे जरूरी चीज मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, पीएच जो आम्ल विम्ल निर्देशांक होता है, उससे मैं अभी इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट ऐड कर रहा हूं। माइक्रोन्यूट्रेंट का कलर अगर आप देखेंगे तो हल्का हरे रंग का ये माइक्रोन्यूट्रेंट है, ठीक है। अब मैं इसको इसके पीएच से मैं इसका पीएच जानूंगा। तीसरी जो परीक्षा है वो हम करेंगे लिटमस पेपर से। ये है मेरे पास लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में आप देखेंगे 1 नंबर से लेके हमें यहाँ तक आपको दिखेगा 14 नंबर तक का पीएच का कलर है। आप यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर का कलर जो है पिंक कलर है, और जो 14 नंबर का कलर है ये डार्क ग्रे कलर है। यानी कि अगर इस मॉलिक्यूल का पीएच 1 रहेगा तो लिटमस पेपर का कलर जो है वो पिंक बनेगा, और अगर इसका पीएच 10 या 10 से भी ज़्यादा रहेगा तो लिटमस पेपर का कलर ये डार्क ग्रे या डार्क ग्रीन बनेगा, हरे रंग का बनेगा। अब मैं ये लिटमस पेपर इसमें मिक्स कर रहा हूँ, और इसको अब हम मैच करेंगे इसके कलर से।
आप अगर देख रहे होंगे दोस्तों अच्छी तरह से, तो लिटमस पेपर का कलर जो है वो एक बन चुका है, यानी पूरा पिंक कलर का लिटमस पेपर बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल को या माइक्रोन्यूट्रन को जब भी हम टंकी में डालेंगे तो पानी का पीएच अगर मान लीजिए 6.5 या 7 है, तो सॉल्यूशन का पीएच लगभग 3, 2.5, 3 या 4 के आसपास आएगा, यानी पानी का पीएच कम होगा। मैं और एक आपको छोटा सा, हमने 2 माइक्रोन्यूट्रन डाले थे, एक जो है हमने लिक्विड वाला डाला था, दूसरा हम इसको भी टेस्ट करेंगे कि इसका जो पीएच है वो कितना है। यह है माइक्रोडिल गोल्ड जो अमीनो चिलेटेड है, और आप इसको अगर देखेंगे तो इसका पीएच है 5, यानी कि दोनों माइक्रोन्यूट्रन है, एक का फॉर्म अलग है, इसका फॉर्म अलग है, इसका फॉर्म अलग है, तो एक का पीएच आया 1 और दूसरे का पीएच आया 5। तो ये जब, यानी माइक्रोडिल गोल्ड जो मैंने ये वाला मॉलिक्यूल जो डाइल्यूट किया था, ये जब मैं बैरल में डालूंगा तो बैरल का जो पीएच है यानी पानी का जो पीएच है वो सेम रहेगा, और जो लिक्विड वाला मैं डालूंगा तो पानी का पीएच कम हो जाएगा। अब लो पीएच अगर सॉल्यूशन रहा, उसके साथ बहुत बार किसान भाई मुझे फोन करते कि सर माइक्रोन्यूट्रन के साथ हमने ये क्लोरोसाइपर डाला या कोई इंसेक्टिसाइड डाला, कोई फंगिसाइड डाला, तो जो सॉल्यूशन है वो फट गया। तो सॉल्यूशन क्यों फटता है? अगर मान लीजिए लो पीएच और हाई पीएच मॉलिक्यूल अगर मिक्स हो गए तो वहां पे रिएक्शन आके दही जैसा, क्लाउटिंग जिसको बोलते हैं, वो दही जैसा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो माइक्रोन्यूट्रन मिक्स करते समय हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मैं जो माइक्रोन्यूट्रन यूज कर रहा हूं उसका पीएच कितना है। अमूमन माइक्रोन्यूट्रन का पीएच ये 5 से नीचे ही होना चाहिए, 5 तक मैक्सिमम वो रहा प्योर। अगर माइक्रोन्यूट्रन का पीएच आपका 9 या 10 आ रहा है तो उसमें माइक्रोन्यूट्रन नहीं है, इस बात से साबित होगा। तो हमने 3 परीक्षाएं यहां पे की। पहली की हमने कि घुलनशीलता, अभी भी आप अगर देखेंगे इसको नोटिस करेंगे तो इसमें सेडिमेंटेशन जो है, मैंने जो कहा कि बैठ जाएगा, नीचे अलग हो जाएगा, बीच का अलग, ऊपर का अलग नहीं होगा। दूसरा पीएच, तीसरा घनता हमने देखी, ये 3 प्रकार है। और चौथा प्रकार हमने देखा था कि फॉर्म, उसका स्वरूप कैसा है, सल्फेट फॉर्म में है, ऑक्साइड फॉर्म में है, ईडीटीए फॉर्म में है, इड्डा फॉर्म में है। तो अलग अलग फॉर्म में अगर आपको देखने को मिलेगा तो आपको बेटर होगा। मैं और एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे यहां पे आप देखिए दोस्तों, ये है फेरस सल्फेट जिसमें 19% फेरस है, ठीक है। ये हम 5 किलो 10 किलो डालते हैं। यह है फेरस ईडीटीए, इसमें 12% फेरस है, इसको हम 250 ग्राम 500 ग्राम डालते हैं। और ये है फेरोस्टार, इसमें सिर्फ 6% फेरस है, एडा फेरस 6%। तो 19 वाला मैंने देखा, 12 वाला मैंने देखा, 6 वाला मैंने देखा। हल्दी वाले किसान है, अदरक वाले किसान है, इसके बिना फेरस की कमतरता दूर हो ही नहीं सकती। सिर्फ 250 ग्राम 500 ग्राम स्प्रे से चलाइए, ड्रिप से चलाइए, फेरस की डिफिशियंसी दूर हो जाएगी। तो फॉर्म कौन सा है वो समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको और बताना चाहूंगा कि माइक्रोन्यूट्रन में, जैसे हमने जिंक ऑक्साइड के बारे में देखा, जिंक 12% है, जिंक 21% है और जिंक 39% है। तो 39% मक्के वाले जो किसान है, गेहूं वाले जो किसान है। हाँ, और एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, गेहूं, धान, मक्का, साथ ही साथ शुगर केन, ये जिंक को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, यानी इनको जिंक बहुत जरूरी होता है। अब होता यह है कि किसानों को अधूरी जानकारी, सोशल मीडिया पे बहुत सारे डॉक्टर अभी है जो इधर उधर से जानकारी लेके किसानों को बताते रहते हैं। जैसे एक जानकारी मैं आपको अभी प्रूव करके देता हूं। जैसे एक जानकारी है कि जिंक जो है हम डीएपी के साथ या फास्फोरस के साथ या सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ या टीएसपी के साथ
मिक्स नहीं कर सकते। ये जानकारी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये गलत है। हम जिंक को मिक्स नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट बोलना गलत है। हम जिंक के सल्फेट फॉर्म को मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर जिंक आपका ऑक्साइड फॉर्म में है तो आप जरूर इसको यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, सुपर फॉस्फेट के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। अगर आप एक बैग यूरिया को लगभग 500 ml जिंकोडिल थोड़ा सा ऊपर डाल के कोट कर दे तो ये यूरिया पे कोट हो जाएगा और आपकी 10 किलो जिंक सल्फेट की रिक्वायरमेंट सिर्फ 500 ml जिंकोडिल पूरा कर देगा। अगर आप डीएपी के साथ डालते हो तो भी चलेगा, यूरिया के साथ डालते हो तो भी चलेगा, सुपर फॉस्फेट के साथ 10-26-26 के साथ, किसी के भी साथ डालिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर आपको जिंक की कमी दूर करनी है तो मात्र 250 ml प्रति एकड़ अगर आप इसको स्प्रे करेंगे किसी भी फंगीसाइड के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ, तो जिंक की कमी आपकी दूर हो जाएगी। मात्र 250 ml, 25 ml पर टंकी, 250 ml पर एकड़, इतना पावरफुल ये प्रोडक्ट है। मक्के वाला किसान, गेहूं वाला किसान, धान वाला किसान, गन्ने वाला किसान, आप जरूर जिंक की कमी इससे दूर कर सकते। रबी में इस साल जब भी आप गेहूं को जिंक की मात्रा देना चाहेंगे या मक्के को जिंक की मात्रा देना चाहिए, बिल्कुल 10 किलो 20 किलो जिंक सल्फेट की बैग मत लाइए। इसको 250 ml 500 ml लीजिए, यूरिया के साथ, डीएपी के साथ कोट कीजिए, फेंक दीजिए, आपकी जिंक की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो आप पूरा नॉलेज क्या है यहाँ पे, मेन नॉलेज क्या है कि जिंक आप ऑक्साइड अगर है, सस्पेंशन है, तो आप फॉस्फोरस के साथ मिक्स कर सकते हैं। बोरॉन लिक्विड, आप देखिए बोरॉन में 3 ऑप्शन आपके पास है मार्केट में। एक आता है बोरैक्स पाउडर जिसमें 10.5% बोरॉन है। दूसरा आता है बोरॉन 20% और तीसरा आता है बोरॉन इथेनॉल अमाइन, ये आएगा सिर्फ 10.5%, यानी ये वाला। वही बात फिर से यहां पे कि फेरस 19 वाला अच्छा है, फेरस 12 वाला अच्छा है, या फेरस 6 वाला अच्छा है। तो यहाँ पे भी ये 10.5 वाला अच्छा है, या 20 वाला अच्छा है, या 10.5 वाला ये अच्छा। तो ये अच्छा, क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो जल्द से जल्द आपकी फसल को मिलेगा। तो बोरॉन अगर आपको देना है, आप 20% वाला दे सकते हैं, या फिर 10% वाला ये जो है बोरॉन इथेनॉल अमाइन, ये भी दे सकते हैं। 500 ml प्रति एकड़ या 1 लीटर प्रति एकड़ आप बोरॉन की कमी दूर कर सकते हैं। कैल्शियम, अब इसमें भी वही बात है, मैं आपको अभी 3 फॉर्म आपके पास है। एक है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, दूसरा है कैल्शियम चिलेटेड, ये अगर आप देखेंगे ये है कैल्शियम चिलेटेड, इसमें है 9%, ठीक है, इसमें है 18%, इसमें है 9%, और तीसरा है आपका कैल्शियम कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें है 11%। अब यहां पे मैं 18% वाला लूं यानी कैल्शियम नाइट्रेट लूं, 9% वाला लूं जो कैल्शियम चिलेटेड है, या 11% वाला लूं, यहां पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कैल्शियम जो है ऑक्साइड फॉर्म में, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या फिर चिलेटेड कैल्शियम ये बेनिफिशियल रहेगा। 1 लीटर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेटेड इज इक्वल टू 5 kg कैल्शियम नाइट्रेट। तो 5 किलो 10 किलो कैल्शियम डालने से अच्छा है कि आप लिक्विड कैल्शियम जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, उसको आप डाल सकते हैं, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। मैं डिफरेंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास सारे मॉलिक्यूल है, कैल्शियम नाइट्रेट भी है, कैल्शियम ऑक्साइड भी है, कैल्शियम चिलेटेड भी है। ये एक दुनिया का सबसे बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैं इसे पूरा नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें एक मेन कंटेंट है और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मेन कंटेंट इसमें है पोटेशियम, यानी K2O। पोटेशियम के लिए हमारे पास 3 सोर्स है, MOP, SOP और तीसरा K2O पोटाबोट पावर इसमें मिलेगा, चौथा एक है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, और इसमें बोरॉन मिल जाता है हमें 14%। दाने भरने के लिए
दाने भरने के लिए इससे बढ़िया मॉलिक्यूल दुनिया में नहीं है दोस्तों। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, दाने भरने के लिए 50 से 100 ग्राम अगर आप इसको पर टंकी 15 लीटर की गेहूं के दाने भर रहे, सोयाबीन के दाने भर रहे, चने के दाने भर रहे, या फिर जहां भी दाने भरने की प्रक्रिया हो रही है, फल बनने की प्रक्रिया हो रही है, टमाटर का फल बन रहा है, पपीते का फल बन रहा है, या फिर गन्ना अभी बनने के स्टेज में, हार्वेस्टिंग की स्टेज में, केला अभी हार्वेस्टिंग की स्टेज में, उस समय आप इसको स्प्रे कराइए, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। खास करके दाने भरने के लिए ये बहुत बेस्ट मॉलिक्यूल है। इसमें बोरॉन है 14%, ठीक है, पोटेशियम और बोरॉन, तो ये एक माइक्रोन्यूट्रन हो गया। कैप्रो फ्लावरिंग को सेटिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ये भी एक दुनिया का सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल है। कैल्शियम प्लस बोरॉन दोनों है, सेपरेट सेपरेट हम कैल्शियम लेंगे तो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड कैल्शियम और बोरॉन आपको चिलेट्स फॉर्म में आपको मिलेगा, जो आपको सेटिंग के समय अंगूर, अनार, कपास, सोयाबीन, टोमेटो, मिर्च, जहां हमें ऐसा महसूस होता है कि फूल तो आ रहे लेकिन ड्रॉप हो रहे, उस समय आप इसका इस्तेमाल कीजिए, सेटिंग में बढ़ोतरी आपको मिलेगी, पॉलिनेशन होने में इसकी आपको मदद मिलेगी। जिंक EDTA, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, तीनों के बारे में मैंने आपको बताया, वो भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। फेरस सल्फेट, फेरस EDTA और एडाफेरस, तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। ये EDTA है, ये एडाफेरस है, ये भी आपको मिलेगा। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम चिलेटेड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, 3 मैग्नीशियम है। इसमें अगर आप चिलेटेड मैग्नीशियम जाएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट अगर आप लेंगे तो लगभग आपको 9.8% मैग्नीशियम मिलेगा, यहाँ पे आपको 5% मिलेगा, लेकिन ये स्वरूप मैग्नीशियम का सबसे बेस्ट है, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चिलेटेड कैल्शियम 9%, जो मैंने अभी आपको कहा। बोरॉन 20%, बोरॉन 10%, बोरॉन 20%, दोनों का डिफरेंस हमने देखा, और बोरेक्स पाउडर, उसका भी डिफरेंस हमने देखा। सिलिका में सबसे बेस्ट ऑर्थोसिलिसिक एसिड, जो ट्रेस मैनेजमेंट जब भी आपको करना हो, अचानक दिन का टेम्परेचर अलग है, रात का टेम्परेचर अलग है, बहुत ज़्यादा धूप गिर रही है, विंटर हार्डनेस फसल में, जब भी बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस आपको फसल में देखने को मिलेगा, जब भी पानी की कमी या अति पानी आपको देखने को मिलेगा, जब भी दिन में बहुत गर्मी, रात में ठंड आपको देखने को मिलेगी, ऐसे स्ट्रेस को अगर आपको मुक्त रखना है फसल को, तो ये बहुत बेस्ट मॉलिक्यूल है ऑर्थोसिलिसिक एसिड 2%। 30 से 40 ml, आप 15 से 30 ml पर टंकी किसी भी मॉलिक्यूल के साथ इसको स्प्रे कर सकते हैं। 500 ml आप इसको पर एकड़ ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, खास करके शिमला मिर्च, सादी मिर्च, केला, कपास, अंगूर, जहां फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, ऐसी फसलों में तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां बर्निंग की समस्या आती है, सन बर्निंग, इस समय भी इसका आप बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपसिल ऑर्थोसिलिसिक एसिड, माइक्रोडिल फेरस 19%, यानी फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोराक्स पाउडर, जिनके बारे में मैंने कहा, ये जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट 30.5%। अब मैग्नीशियम आपको, सॉरी मैंगनीज सल्फेट, अब मैंगनीज आपको सेपरेट अगर देना है, खास करके नॉर्थ की जो राज्य है, जैसे पंजाब वगैरह, वहाँ पे आपको मैंगनीज की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जिंक में ये एक और जिंक का अलग फॉर्मुलेशन है, यानी जिंक में हमने 3 देखे, जिंक ऑक्साइड देखा, जिंक सल्फेट देखा, जिंक EDTA देखा। अब ये मोनोजिंक, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिसमें 33% जिंक है, ये भी जिंक का ऑक्साइड के बाद सबसे बेस्ट सोर्स है, यानी 2 नंबर का सोर्स है, जिसको आप 5 से 10 किलो प्रति एकड़ देके यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जिंक की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। इवन उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जिंक की कमी देखने को मिलती है, वो आप इस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कई सारे मॉलिक्यूल देखे, मैं थोड़ा सा भी आपको पास से दिखाना चाहूँगा। बायोटिक की माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रृंखला देखी, मैं आपको थोड़ा प्रोडक्ट समझा देता हूँ। ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये मैग्नीशियम चिलेटेड है, ये सल्फर 90% है जो रिलीजर नाम से आता है, ये कैलनेट है जो चिलेटेड कैल्शियम 9% आता है,
ये पोटैवोट पावर जो मैंने कहा दाने भरने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल। ये है आपका बोरॉन 20%, ये आपका एडाफेरस जो 6% है लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन फेरस है। ये है आपका चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट EDTA फॉर्मुलेशन में, और उसी का अगला वर्जन जिसका हमने ये सॉल्यूशन बनाया प्रोटीन चिलेटेड माइक्रोडिल गोल्ड। ये हो गया आपका जिंक EDTA, ये हो गया आपका फेरस EDTA, इसमें आ गया आपका कैल्शियम प्लस बोरॉन, उसके बाद इसमें आ गया आपका सॉइल एप्लीकेशन ग्रेड, इसमें आ गया फेरस सल्फेट, इसमें आ गया जिंक सल्फेट, इसमें आ गया आपका ऑर्थोसिलिसिक एसिड जो ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था। ये है आपका कैल्शियम कॉन्सेंट्रेटेड कैल्शियम 11% कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका जिंक और बोरॉन कॉम्बिनेशन, ये है आपका बोरॉन लिक्विड यानी बोरॉन इथिल अमाइन जिसके बारे में हमने बात की, और जिंक ऑक्साइड दुनिया का सबसे बेस्ट जिंक और माइक्रोन्यूट्रन मिक्स। इतने प्रोडक्ट है कि हर प्रोडक्ट की जो कंटेंट है वो अलग है, उसका इस्तेमाल अलग है। मैंने सबके बारे में आपको बताने की कोशिश की है। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो अंतिम 2 लाइन में माइक्रोन्यूट्रन का यूज कैसे करना है वो समझा देता हूं, एकदम सिंपल 2 लाइन में। हमने ये सारे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक बैग आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये जो बैग है इसमें मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन 5 माइक्रोन्यूट्रेंट है। 23 किलो की ये बैग है। आप किसी भी फसल को, जैसे गेहूं है, चना है, जो अभी रब्बी में आप लेंगे, या मक्का है, खरीफ की फसल हो, कपास हो, जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसल है उसमें 23 किलो का ये किट है जिसमें माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्स किया है, जिसको आप ड्रिप से भी दे सकते हो या मिट्टी के साथ मिला के, या डोज बेसल डोज के बाद इमीडिएट आप इसको डाल सकते हो। छोटे दिनों की फसल है तो 23 किलो दीजिए, ज़्यादा दिनों की फसल है तो सेम मॉलिक्यूल 53 किलो में आता है, उसको दे दीजिए। ये हो गया सॉइल एप्लीकेशन के बारे में। फॉलियर में यानी ऊपर से स्प्रे करने में आपको जब भी माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी दिखे, इस मॉलिक्यूल को याद रखना दोस्तों। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, दुनिया का सबसे बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रेंट कॉम्बो 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे में दे दीजिए। अगर आपके पास ड्रिप है 500 ग्राम प्रति एकड़ ड्रिप से चला दीजिए, सारी माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी आपको दूर हो जाएगी। जो उत्तर भारत की राज्य है जहां पे जिंक की ज़्यादा कमी हो जाती है, ऐसे किसानों के लिए यानी उत्तर राज्य के लिए, सेंटर इंडिया और नॉर्थ इंडिया के लिए जिंक का दुनिया का सबसे बेस्ट सोर्स जिंकोडिल, जिसको आप यूरिया के साथ मिला के गेहूं, सोयाबीन, शिमला मिर्च, मक्का या धान किसी भी फसल में एक ही बार डाल दीजिए। 500 ml प्रति एकड़, आपकी जिंक की सारी कमी वहां पे दूर हो जाएगी। बस ये 3 माइक्रोन्यूट्रेंट के स्रोत मैंने बताए, माइक्रोडिल गोल्ड, माइक्रोडिल किट और जिंकोडिल, जो सारी माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी आपकी दूर कर सकती है। तो मैंने बहुत टेक्निकल जानकारी आज देने की कोशिश की है। थोड़ा सा बोर आपको हुआ होगा, लेकिन ये प्रयोग है, ये प्रयोग अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो मुझे नहीं लगता माइक्रोन्यूट्रेंट में आपको कोई फंसा सकता है। बहुत कुछ और देने की इच्छा है लेकिन समय की कमी है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई भी सवाल आपका हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। और पाटिल बायोटेक के माइक्रोन्यूट्रेंट्स अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहे हैं तो वो भी आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें, आपके यहाँ पे उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे अगले लाइव सेशन में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।